नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उम्र से नहीं, जिन्होंने अपने कर्म से अपने लिए इज्जत कमाई है, पूरे देश भर में कमाई है। सार्थक सिद्धांत जी ने वो काम किया जो अमूमन इस उम्र में बच्चे सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या फिर उनको इतना तजुर्बा नहीं होता कि वो इस तरीके की कोई चीज बोल सकें या कर सकें। सिस्टम पर सवाल उठाना, सिस्टम में जो खोट हैं उनके बारे में चर्चा करना। और एक लड़के ने अकेले सीबीएसई के ओएसएम टेंडरिंग प्रोसेस को एक्सपोज करके रख दिया है। जी हां, वही टेंडरिंग प्रोसेस जिसको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स अपना एक्सक्लूसिव बना करके बेच रहे हैं, लेकिन वो सार्थक की मेहनत थी जो पहले दिन से इसमें जुटे हुए हैं। सार्थक, आपका डबल चेक में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद मुझे आपके के लिए। सार्थक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जब से आपने ये ट्वीट करना शुरू किया, ओएसएम के एकदम बाद जानकारी साझा की पब्लिक की, ये तो अब सब जान गए हैं, लेकिन उसके बाद आप पार्लियामेंट्री पैनल के सामने भी आए, आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से यह बताने का प्रयास नहीं किया गया कि आप गलत हैं, क्योंकि वो गलत नहीं थे। टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ी दिख रही है, पता चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये कि एक ऐसी चीज लोगों के सामने लाना जब उसके बारे में लोग बोलना भी उचित नहीं समझ रहे थे। सर, सबसे पहले जो भी मैंने किया है, मेरा मानना है कि वो बच्चों मतलब देश के हित में ही है। जो मैंने खोज की है, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो देश के हित में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अ, अगर देश में कुछ चीजें नॉन ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रही हैं या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो थोड़ी डिस्क्रिपेंट लग रही हैं, कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज खोजना कोई मतलब कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। वो एक देश हित का में किया जाने वाला काम है। तो मैं कहूँगा जो मैंने किया है वो देश हित में किया है। और इस ऐसा शायद लोगों को लग भी रहा है कि मैंने देश हित में वो काम किया है। इसीलिए वो मेरे पर कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं या फिर मेरी फाइंडिंग्स को गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि शायद मेरी फाइंडिंग्स इतनी सॉलिड है, इसीलिए सर। अब एक चीज जिसके बारे में आपने जिक्र पहले किया था और अब वो मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है रेगुलरली, बहुत सारे जी लोग सर। आपके सौजन्य से ये बात नहीं कह रहे हैं लेकिन अब कह रहे हैं। चलिए, संदेश ज्यादा जरूरी है, मैसेंजर नहीं। उनको ऐसा लगता है क्रेडिट नहीं देना चाहिए, ना दें। लेकिन एक है ओवर प्राइसिंग ऑफ ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट टू कोएम्प्ट एजुटेक। दूसरी बात कि आपने टेंडर प्रोसेस में कोएम्प्ट एजुटेक को ये टेंडर देने के लिए कैसे नियम रिलैक्स किए, ब्लैकलिस्ट का प्रावधान ही हटा दिया, और ऐसी तमाम चीजें। कैसे आपने एग्जाम के महज कुछ महीने पहले आपने ये टेंडर दिए, वो सारी चीजें जो साबित ये करती हैं कि कहीं ये स्कैम तो नहीं। और क्या चीज है जो हमसे मिस हो गई सार्थक? सर, सबसे पहले जो पहला स्टोरी जो आप कह रहे हैं, वो संजय मौर्य का स्टोरी है। मतलब जो क्या उसको कहते हैं, इंक्रीज इन द टेंडर वैल्यू ऑफ द ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट, यही नाम है ना? जी सर। तो ये संजय हाँ, मौर्य ने लिखा। संजय मौर्य बहुत अच्छे एक्सक्लूसिव्स कर रहे हैं। और मतलब संजय मौर्य की वजह से ही देखा जाए तो ये मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया था। दूसरा, आपने पूछा ये स्कैम तो नहीं है। सर, ये तो लाइक वो कमिटी ही बता पाएगी, राइट? इस पे मतलब मैं कुछ पर्सनल ओपिनियन कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने फैक्ट्स एविडेंस नहीं है कि मैं कह सकूँ कि ये जानबूझकर किया गया स्कैम है। मिस्टेक्स भी हो सकती है सर। तो इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जिस पे अभी कमिटी विचार करेगी, उसको एक बार मतलब जैसे जिसके लिए सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर किया गया है प्रोक्योरमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट हो जाने दिया जाए। फिर उसके बाद देखा जाए कि मतलब लाइक कमेंट किया जाए कि स्कैम है कि नहीं है। सार्थक, मुझे ये बताइए, आप जब पार्लियामेंट्री पैनल में गए
तो आपसे क्या सवाल पूछे गए और आपने क्या बताना जी, चाहा जी। उनको? सर मैं ये सब नहीं बता सकता कि पार्लियामेंट्री पैनल में क्या-क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या-क्या हुआ तो जी बिल्कुल, लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो खुलासे किए, जो पब्लिक डोमेन में खुलासे किए, जाहिर सी बात है संभवतः चर्चा उसी के इर्द गिर्द हुई होगी। जी। जी अच्छा, चलिए मैं जानता हूं, मुझे नियम मालूम है, तो आप बिल्कुल चिंता न करें। मकसद यहां पर आपको आपको टांगना या आपको मुश्किल में डालना नहीं है। सार्थक, आपने जो किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मेरा अगला सवाल, और हाँ वो जी। एक्यूरेसी से जुड़ा हुआ है। सार्थक, मुझे आप ये बताइए, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, देखिए टेंडर और ये सारी चीजों के लिए एक समझ चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी, आप जी। नासमझ हैं, लेकिन उम्र तजुर्बा लाता है स्कैम करने का भी, और उम्र तजुर्बा लाता है स्कैम को पकड़ने का भी, या उम्र तजुर्बा लाता है कि अगर कोई अनियमितताएं हैं टेंडरिंग प्रोसेस में उसको हाईलाइट करने का भी। क्या आप मानते हैं कि आपकी समझ में आपसे गलती भी हो सकती है? जी, जी सर, मैं मानता हूँ कि देखिए सर, हम सभी इंसान हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। जिस उम्र पे मैं अभी हूँ, मेरे पास बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं है टेंडर प्रोसेस के बारे में जानकारी रखने का, तो मैं मानता हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो भी मैंने किया है, वो बेस्ट टू माय नॉलेज किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी तक मुझे लगभग ब्लॉग पब्लिश किए हुए 7 दिन हो गए हैं इसमें, और ये ब्लॉग को लगभग बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, लगभग 20 लाख लोगों ने ये थ्रेड देखा है। तो अभी तक कोई उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज़, मतलब जो मेरी डिस्क्रिपेंसीज़ में है, उन्होंने उसमें कोई करेक्शन नहीं किया है। तो मैं कहूँगा कि जो मैंने खोज की है, वो कुछ हद तक, मतलब अभी तक एक्यूरेट है सर। जी सार्थक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो मुख्य चीजें क्या हैं आपके ब्लॉग में, अगर आप इन्हें नटशेल ही बता दें, मोटी मोटी 2 या 3 अनियमितताएं जो आपको महसूस हुई। जी सर, तो सबसे पहले हम लोग एक टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन में था कि सीबीएसई को 3 बार लगे एक सर्विस प्रोवाइडर 3 टेंडर लगे एक सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करने के लिए। पहला टेंडर वो इश्यू करते हैं फरवरी 2025 में, दूसरा टेंडर वो इश्यू करते हैं मई 2025 में, तीसरा टेंडर वो इश्यू करते हैं अगस्त 2025 में। और ये 3 टेंडर थे, उनमें रूल्स बदल दिए गए थे सर। पहला टेंडर मुझे जेम पोर्टल पर नहीं मिला। दूसरा टेंडर, मतलब पहला टेंडर मुझे जेम पोर्टल पे नहीं मिला। मैंने जो भी 576 ये थे टेंडर्स थे, उन्हें स्क्रैप किया और मुझे इसमें नहीं मिला जो पहला टेंडर था। दूसरे टेंडर पे हम आते हैं। दूसरे टेंडर के बारे में मुझे पता चला कि ये रिलीज़ हुआ था अगस्त 2025 को। इसमें 4 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, चारों में से कोई टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं कंप्लीट कर पाई थी। टेंडर कैंसल हो गया था। तीसरा टेंडर निकला था अगस्त 2025 को, और तीसरे टेंडर में 3 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें टीसीएस और कोएम जैसी इंस्टीट्यूशंस भी थी, मतलब टीसीएस और कोएम जैसी कंपनीज़ भी थी, और उन्होंने उसमें से कोएम सेलेक्ट हो गई थी सर। तो ये टाइमलाइन में हम देखते हैं कि सीबीएसई को 3 बार लगे, और पिछले हम लोग कंपेयर करते हैं ओल्ड आरएफपी को न्यू आरएफपी से सर। मतलब ओल्ड आरएफपी हुआ मई 2025 का आरएफपी, और न्यू आरएफपी हुआ अगस्त 2025 का आरएफपी। तो ओल्ड आरएफपी में सर लिखा हुआ है कि आप ओल्ड आरएफपी में लिखा हुआ है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपका पुअर परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है किसी भी बोर्ड के साथ तो। और इसको चेंज कर दिया जाता है सर, ये जो रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस है, इसको पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया जाता है इन द न्यू आरएफपी सेक्शन। ओल्ड आरएफपी में लिखा हुआ था करेंटली ब्लैक लिस्ट है, सॉरी ओल्ड आरएफपी में लिखा हुआ था अर्लियर ब्लैक लिस्ट है, यहाँ पे करेंटली ब्लैक लिस्टेड हो जाता है सर न्यू आरएफपी में। तो ऐसी-ऐसी कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ-कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। यहाँ पे अलग हार्डवेयर, यहाँ पे अलग प्रोजेक्ट क्राइटेरियाज चाहिए थे, और यहाँ उसको चेंज कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट क्राइटेरियाज यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स एट वन गो चाहिए थे, यहाँ पे उसको 25 लाख आंसर शीट्स बना दिया जाता है। तो ऐसी-ऐसी कुछ-कुछ गड़बड़ियाँ हैं सर जो मैंने नोटिस की है। कुछ-कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। एक और डिस्क्रिपेंसीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए आरएफपी में, इसमें ये हम लोग आरएफपी नहीं कंपेयर कर रहे, इसमें आरएफपी में कोरिगेंडम इश्यू हुआ था। तो जो नया आरएफपी है जो अगस्त 2025 में आया था, 28 अगस्त 2025 को आया था, उसमें 20 सितंबर 2025 के कोरिगेंडम से चेंज लाया गया, और उस कोरिगेंडम में
उस कोरिएंडम में सीबीएसई ने कंपनी को, जब कंपनी अदर मिस्टेक्स करे तो उसको ब्लैकलिस्ट करने का पावर है, जो पावर होता है उसे छीन लिया गया। तो यही सब कुछ-कुछ है सर कि सीबीएसई ने खुद से पावर छीना है, खुद रूल्स कमज़ोर किए हैं ताकि कोएम्ट लाइक ऐसा प्रतीत होता है कि कोएम्ट एजुटेक को इसमें सहारा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ऐसा मुझे लगता है सर। इसलिए मैंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, ये ब्लॉग लिखा। बस सर। जी सार्थक, अब आप जानते हैं कि 1 महीने में एक रिपोर्ट देनी है बिल्कुल इसी चीज पर। एक जांच समिति का गठन हुआ है, 1 सदस्य, और 1 महीने में उनको ये रिपोर्ट देनी है जिसमें उनका यही काम है। एस राधा चौहान चेयरपर्सन है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, सोल मेंबर इनटू दी जी सर। ओएसएम प्रोक्योरमेंट। यदि जरूरत पड़ी तो आप जिन्हें जितना आपने ब्लॉग में लिखा है इसके अलावा क्या आप इस जांच समिति, यदि अगर ये बुलाते हैं तो अपना आप जांच में सहयोग करेंगे जिसमें आप ये सब बताएंगे कि भाई मुझे ये पता चला? जी सर, अगर सीबीएसई या सरकार को मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर सरकार की मदद करना पसंद करूँगा सर। अभी तक उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया है इसके कारण, लेकिन मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा सर। मैं एक सवाल बहुत ही, क्योंकि इतने दिनों से मैं आपके इंटरव्यू देख रहा हूं, एक इंटरव्यू मैंने आपका पहले भी किया था, एक सवाल मैं पूछना चाहता था। देखिए, एक मकसद होता है, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सार्थक एक चीज मैं ये पूछना चाहता था कि देखिए अभी आप के तमाम मैंने इंटरव्यू देखे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग की जांच हो रही है और अभी आपको नहीं पूछा गया है लेकिन आप आगे पूछेंगे। दो मकसद से लोग सवाल उठाते हैं। एक मकसद होता है कि सरकार की आलोचना करना, और दूसरा होता है, और आलोचना क्यों की जाती है, ताकि चीजों को सुधारा जाए, और जी, एक जी होता सर। है सरकार को नीचा दिखाना या किसी को नीचा दिखाना कि वो उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, एक्सपोज करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ये जो किया इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? वॉज इट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू मेक इट बेटर, टू मेक द प्रोसेस बेटर, और व्हाट? Sir, I would say the motivation was neither of them because I did. अच्छा सॉरी, मैं हिंदी हिंदी में बोल रहा हूँ सर, सॉरी सर। जी जी, हिंदी में बोलिए। जी सर, तो मैं कहूँगा सर इसमें मेरा मोटिवेशन कुछ इन दोनों में से कुछ नहीं था। मेरा बस सर क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस नेचर का हूँ, मैं जानना बहुत चीज़ों को जानना चाहता हूँ बस। तो जो इंक्विजिटिवनेस था सर, उसी के कारण मैंने ये जाँच शुरू की। मैं ये जाँच अपने पर्सनल लेवल पर कर रहा था, दोस्तों के साथ कर रहा था, निसर्ग के साथ कर रहा था और संजय मौर्य फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स के साथ कर रहा था। कुछ-कुछ बस जानने की इच्छा थी कि सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है। ये इस जांच के पीछे मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था सर कि मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूं या गवर्नमेंट की आलोचना या फिर गवर्नमेंट की निंदा करूं। मैं बस चाहता था कि मैं बस जानना चाहता था, इसीलिए ये मैंने किया। जब मैं ब्लॉग लिख रहा था तब जब मुझे सारे अपने प्रूफ्स मिल गए, सारे मुझे डिस्क्रिपेंसीज के प्रूफ मिल गए, तो जब मैं ब्लॉग लिख रहा था तब मैंने बताया, मतलब तब जब मैं जिस इंटेंट से मैं ब्लॉग लिख रहा था वो था टू रिपोर्ट दीज इन्वेस्टिगेशंस, कि ऐसा मैंने डिस्क्रिपेंसीज मुझे मिली है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के तरफ पहुंच सके ब्लॉग की तरफ से, और इसमें कुछ इस सिस्टम में कुछ ना कुछ सुधार आए। बिल्कुल नहीं, ये यही मैं जानना चाहता था, क्योंकि देखिए आप जानते हैं मोटिव्स अटैच होते हैं, लेकिन जी। मैं भी जानता हूं और हम सब जानते हैं कि यहां मकसद एक जिज्ञासा होने के अलावा, व्याकुलता होने के अलावा, कुछ जानने की शक्ति और सुधारने की मंशा, वो दिख रही थी, बजाय इसके कि सम पॉलिटिकल मोटिवेशन जो अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आप जैसे और जो बच्चे थे उनको तो पाकिस्तानी वगैरह बोल दिया है। मैं समझता हूं अभी आप इस ओपनली इस टैग से बचे हुए हैं।
अभी अभी आज से शुरू हुआ है सर, आज या कल से मुझे बुलाया जा रहा है एंटी नेशनल पाकिस्तानी सौरव से। क्यों क्यों लेकिन हाँ क्यों क्यों सार्थक, क्यों बुलाया जा रहा है? सर, अपेरेंटली लोगों को लग रहा है कि मैं एक पॉलिटिकल सूझ हूँ, मुझे सामने से वो पेपर पढ़ने को दे दिया गया है, ये स्क्रिप्ट याद करने दे दी गई है। उनका मानना है कि मैंने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, ये इन्वेस्टिगेशन किसी पॉलिटिकली बैड एक्टर ने की है, और बस मुझे वो सामने से पढ़वा रहे हैं। तो उनके हिसाब से ऐसा मानना चाहिए, लेकिन वही ऑब्वियसली बात ये है कि ऐसे ट्रोल्स को नजरअंदाज करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, जितना इग्नोर हो सके इग्नोर करना चाहिए। तो मैं वो कह रहा हूँ सर। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि आप राहुल गांधी से जाकर के मिले, आप पार्लियामेंट्री पैनल में गए हैं, तो ये सवाल उस मकसद से, उस नियत से उठाए जा रहे हैं कि कहीं कांग्रेस तो इसके पीछे नहीं। हाँ सर, आप ऐसा इससे हो डील सकता कैसे है। कर रहे हैं सार्थक? सर, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया है वो सही किया है, और सही सच के साथ खड़ा होना इज वेरी इम्पोर्टेंट। और अगेन सर, मैंने जो किया वो अपनी जिज्ञासा के लिए किया है, और मुझे मतलब इससे कोई मतलब ये जो ट्रॉल्स हैं, जो नेगेटिविटी है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मेरे सामने एक पॉजिटिव एको, ये सर पॉजिटिव इको चैम्बर भी आप कह सकते हो, पॉजिटिव एक अप्रोच है सर, कि जो भी मतलब बहुत पॉजिटिविटी मिली है फ्रेंड से, फैमिली से, और टीचर से, फ्रेंड से, नेबर्स से, तो एक पॉजिटिव अप्रोच ही बना हुआ है सर अभी। नहीं नहीं, मुझे ये आप एक परिपक्वता आपकी बहुत पसंद आ रही है कि इतनी ट्रोलिंग और एंटी नेशनल वगैरह सुनने के बाद भी, क्योंकि अक्सर लोग टूट जाते हैं, लोगों को डर लगता है, लोगों को घबराहट होती है जब इस तरीके की बातें होती हैं, और आप हैं कि बहुत ही शालीनता से इन सारी चीजों का सामना कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, भले ही लोग पॉलिटिकल मोटिव गिना रहे हैं नहीं। इसी वजह से मैंने वो मोटिवेशन वाला सवाल पूछा। मकसद अगर सुधारना हो, मकसद अगर खुद की जिज्ञासा हो, तो फिर ये पॉलिटिकल मोटिवेशन का पॉइंट कहां से आ जाता है सार्थक? सर देखिए सर, जब अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, तो तो आप ऑब्वियस बात है, अगर पॉजिटिविटी आपको मिल रही है तो आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, ये बाउंड है होना। इसलिए कोई बात नहीं सर, मुझे ये नहीं पता कि ये लोग कौन है, कहाँ से है। मैं ये जानता हूँ कि सर मुझे इनको इग्नोर करना है, मुझे इनको भाव नहीं देना है, इसलिए मैंने नहीं देता हूँ सर इन्हें मैं और हम इस बात को भी यहीं खत्म करेंगे, ट्रोल्स वाली बात, क्योंकि जी जी हमें भी उतना फुटेज नहीं देना है। तो आखिरी के दो जी सवाल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड देन आई लेट यू गो। जी। सबसे पहली बात, आपको लगता है कि ओएसएम मार्किंग सिस्टम को लेकर के वो जांच के घेरे में है? सरकार ने खुद एक जांच समिति गठित की है जो जांच कर रही है उसके प्रोक्योरमेंट को, लेकिन अभी भी ओएसएम के थ्रू ही बच्चों के रीएवैल्यूएशन और उनका किस्मत तय हो रही है। ऐसे में क्या आपको ये ठीक लगता है कि जो सर ओएसएम शक के घेरे में है वो अभी भी उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है? सर मैं वही कहूँगा, मैं पिछली बार जो कह चुका हूँ द फेडरल वाले इसमें, मैं वही कहूँगा कि कुछ भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसको आप सही से इम्प्लीमेंट करो। अगर आप नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हो तो उसे सही से लाओ। लेकिन क्योंकि इस बार ओएसएम आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो मैं कहूँगा कि आप री-इवैल्यूएशन में रुक जाइए, आप मैनुअल रीचेकिंग करिए, अगर आपको उसके फीस दिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा सिस्टम पे ट्रस्ट करके उसे फीस दे रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसकी मैनुअल रीचेकिंग होगी या ओएसएम से, जिस सिस्टम से वो गुजर चुका सिस्टम से गुजर चुका है, जिससे वो डिसअपॉइंटेड है, और उसी में चेकिंग होगी। तो मैं वही कहूंगा कि अगर बच्चों का मानना है ऐसा कि ओएसएम रिवैल्यूएशन ना हो, तो ना हो, मतलब सीबीएसई कोशिश करे कि मैनुअल रीचेकिंग को ध्यान दिया जाए। और अगर ओएसएम से ही करना है, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ओएसएम का, उसको बेटर बनाया जाए। जो भी वल्नरेबिलिटीज है वेबसाइट में, जैसे टीचर्स ने बताया कि वेबसाइट क्रैश कर रही थी, और वेबसाइट में बहुत ही डॉगमेटिक ढंग से चेकिंग की जा रही थी, तो उसको थोड़ा-सा उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है सर। अब मेरा आखिरी सवाल सार्थक, और वो ये जी है सर। कि छात्रों की आवाज उठाती हुई, छात्रों के हक में बोलती हुई और छात्रों में ट्रैक्शन पाती हुई एक नई पार्टी ने जन्म लिया है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सीबीएसई का जी, मुद्दा जी। भी उठा रहे हैं,
ओएसएम का मुद्दा भी उठा रहे हैं, नीट का भी मुद्दा उठा रहे हैं। एज समवन जो खुद छात्र हैं, एज समवन जिसने खुद मुद्दे उठाए हैं, आपको लगता जी है सर। कि इस तरीके की जो गुट या संस्थान हैं जो अब जन्म ले रही हैं, उनका आंदोलन होगा 6 जून को, वो आपकी आवाज को एम्पलीफाई कर सकते हैं? आपके विचार में जानना चाहता हूं। सर प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एसेंशियल ये है, क्योंकि देखा जाए तो अपोजिशन भी एक प्रेशर ग्रुप है और प्रोटेस्ट भी प्रेशर ग्रुप है। तो अगर ये प्रेशर ग्रुप सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ये सब जो प्रोटेस्ट है सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक मीनिंगफुल स्टेप रहते हैं, तो दिस इज गुड। Otherwise, sitting on the back seats is not really a good idea, right? So we have to, activism requires doing activities. So that's my point. Sitting on the back seat does nothing, but you really need to constantly. मैं इंग्लिश बोलने लगा सर, सॉरी सर, सॉरी अबाउट कोई दैट। बात नहीं, अरे जो जबान आपको बोलनी है आप बोलिए जी। जी, मैं समझ में ही कह रहा हूँ, अगर आप बैक सीट्स पर बैठ के होप करते हैं कि कुछ सुधार आएगा, तो मैं नहीं कहूंगा कि कुछ सुधार आएगा। लेकिन वही सर, अगर प्रोटेस्ट है, अगर स्टूडेंट्स जागरूक हो रहे हैं इसके बारे में बोलने का, अगर वो सवाल उठाना चाहते हैं सरकार से, तो वो करें सर। दिस इज रैशनल अप्रोच, दिस इज अ विजिलेंट अप्रोच, उन्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप जो कर रहे हैं सार्थक, वो भी एक तरीके का जिसे कहते हैं ना, मतलब दोष सुधारने का एक प्रयास, चीजों को बेहतर करने का प्रयास। वो जो आंदोलन की बात कर रहे हैं वो भी चीजों को सुधारने का प्रयास है। अब ये प्रयास अलग अलग है। आप जी आंदोलन, जी सर। सड़क पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी जी आप सर। किताबों में जाकर के टेंडर देख रहे हैं। अब मैं आपसे जी जानना चाहता हूं कि क्या अपने आप को आप उस आंदोलन को सहयोग देते हुए देखते हैं, या आपको लगता है कि जो आपने किया है वो उतना काफी है और जिसको जो करना है वो जस्टिफाइड है और वो करे? सर ये पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि मतलब मेरे जो बिलीफ्स हैं वो मैं अपने अपने तरफ रखूंगा, और मैं यही कहूंगा कि क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है, तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसे करने दिया जाए और उसे रोका ना जाए, बस यही सर। उनकी बातों को सुना जाए, एक सुधार किया जाए सर, क्योंकि सुधार जरूरी है। हम लोगों ने देखा वैसे में सुधार जरूरी है, तो जो भी उनके मुद्दे हैं उनको देखा जाए, उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाए। मैं अपने पर्सनल पॉलिटिकल बिलीफ्स पे नहीं जाना चाहूंगा सर। सार्थक, आपने, मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो हर समय जमीन पर उतर करके, आंदोलन करके या संघर्ष करके ही की जाए। आप अपने कमरे में बैठ करके टेंडर को देख करके भी अपना योगदान दे सकते हैं चीजों को सुधारने में, जैसे आपने अपनी व्याकुलता के चलते किया। तो जी जी सर। हर चीज, हर किसी का हक है, जरूरी नहीं है कि एक को दूसरे से तौला जाए, और मैं इसके लिए आपका पूरा समर्थन कर रहा हूं, आपकी बात का पूरा समर्थन कर रहा हूं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त काम किया है और आई एम श्योर इतनी क्लैरिटी है आपके मन में, तो आपको ये भी मालूम होगा कि 12th के बाद आपको क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्या पढ़ाई करनी है, बनना क्या चाहते हैं आप, मुझे ये बताइए। क्योंकि मैं तो जब आपकी उम्र में था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे जीवन में क्या बनना है। सर क्योंकि मैं कंप्यूटर से घिरा हुआ था और कंप्यूटर में ही मेरा मन लगता है, तो मैं वही चाहूंगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। मैं यही चाहूंगा सर। और मतलब जैसे मैं ऐसा टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर जो भी है, ऐसी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ जिससे देश की सेवा हो सके, जिससे सिविक सेवा हो सके, तो उसको सिविक इंजीनियरिंग कहते हैं। वो थोड़ा सा मेरा पैशन है, मैं वो करना चाहूंगा सर। बहुत शानदार। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर सार्थक सिद्धांत जी। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आपका डबल चेक को समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।